राजा ने कहा, बोलो अमन, निवारण हेतु क्या करना होगा? तो अमन बोला, महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी कनक के साथ एक रात ठहरने की इजाज़त दी जाए। हमारे अजीज दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि स्किप करोगे तो बहुत ही अहम जानकारी और इस चुनिंदा कहानी का बॉम्बशेल मिस कर दोगे। और जानकारी ये है कि सबक इंडिया एक मामूली चैनल को एक खास चैनल बनाने में आपका जो प्यार मिल रहा है और एक सबक इंडिया परिवार बनने जा रहा है, उसके लिए हम तहे दिल से सबक इंडिया परिवार के प्रत्येक सदस्य का नमन करते हुए आभार व्यक्त करते हैं। और आज से अपने सबक इंडिया चैनल को एक नए अंदाज में देख पाएंगे और बेहतरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, राजा वीर विक्रमादित्य की इस चुनिंदा और स्पेशल कहानी को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कहानी के अंत में कुछ स्पेशल देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी पर चलते हैं, मिलते हैं कहानी के अंत में। राजा वीर विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में एक ब्राह्मण परिवार रहता था, जिसका विदेशों में जहाज़ों के द्वारा व्यापार करने का काम था और उसके 7 बेटे थे। 7 भाइयों में अमन सबसे छोटा था। पिता 6 भाइयों की शादी कर देते हैं, लेकिन 7वें की शादी करने से पहले ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। पिता के गुजर जाने के बाद जहाज लादकर व्यापार करने का दारोमदार 7 भाइयों पर आ जाता है और 7 भाई बड़े ही मनोयोग से अपने कारोबार में संलग्न रहते हैं। और अमन को सबसे छोटा होने के कारण माँ तथा 6 भाइयों के साथ साथ 6 भाभियाँ भी बहुत प्यार करते थे। अमन भी अपने भाइयों के साथ जहाज लादने के कारोबार में बराबर भूमिका अदा करता था और शाम को अपने भाइयों के साथ घोड़े पर सवार होकर जब घर लौटता था तो दरवाजे पर हर रोज़ खड़ी होकर 6 भाभियाँ अपने अपने पतियों को दाएं हाथ से लोटा भर के पानी पीने को देती और बाएं हाथ से देवर अमन को देती थीं। एक रोज़ अमन ने सोचा कि भाभी रोज़ मुझे बाएं हाथ से पानी पीने को देती हैं, आज मैं बड़ी भाभी के दाएं हाथ से पानी पीऊँगा। ऐसा सोचकर अमन ने शाम को काम से लौटने के बाद घर के दरवाजे पर पहुंचकर खड़े होने के स्थान को बदलते हुए अपने बड़े भाई की जगह पर खड़ा हो गया और बड़ा भाई अमन की जगह पर खड़ा हो गया। तो बड़ी भाभी ने अपने दोनों हाथों में पानी से भरे लोटों को क्रॉस वाइज बदलते हुए दाएं हाथ का लोटा अपने पति को दे दिया और बाएं हाथ का लोटा अमन को। सभी ने पानी पी लिया, लेकिन अमन ने पानी पीने से पहले भाभी से सवाल पूछा, भाभी, आज मैंने भैया की जगह पर खड़ा होकर भी सीधे हाथ का पानी पीना चाहा तो आपने अपने हाथों को बदलते हुए मुझे बाएं हाथ का ही पानी पीने को दिया, ऐसा क्यों? इस पर भाभी ने कहा, अमन, तुम्हें अगर सीधे हाथ का ही पानी पीना है तो अपनी पत्नी ले आओ। भाभी के इतने वचन सुने तो अमन के दिल पर तीर की तरह लगे और अमन बिना पानी पिए ही भाभी से बोला, भाभी, ये लो अपना पानी का लोटा और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं अब तभी आऊँगा जब मुझे सीधे हाथ से पानी देने वाली मिल जाएगी, अन्यथा मेरा नगर में लौटना संभव नहीं है। इतना कहकर अमन बिना पानी पिए ही वहाँ से चल दिया और चलते चलते दूसरे नगर शेरगढ़ में पहुँच गया। शेरगढ़ में चारों तरफ से अमन और शांति का माहौल था, लेकिन शेरगढ़ का राजा हुकम सिंह अपनी बेटी के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही पीड़ित था। राजा की बेटी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसे एक असाध्य परेशानी ने घेर रखा था, जिसकी वजह से बेटी हमेशा अचेत अवस्था में रहती थी। राजा ने बहुत सारे हकीम वैद्य लड़की को ठीक कराने के वास्ते लगा रखे थे, लेकिन कोई भी बेटी को ठीक नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से राजा मानसिक तौर पर बहुत ही पीड़ित था। और अंत में राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति मेरी बेटी को ठीक करेगा मैं उसे आधा राज्य और बेटी का राज तिलक दे दूंगा। अमन जब राजा हुकुम सिंह की राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि राज्य में चारों तरफ शांति का माहौल है और राजा की बेटी की चर्चा हो रही है। तो किसी सज्जन से अमन ने पूछा कि भाई, यह किस तरह की चर्चा है? तो उस सज्जन ने बताया कि राजा की बेटी बहुत बीमार है और बहुत सारे हकीम वैद्य लगे हुए हैं, लेकिन बेटी ठीक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में दुख का माहौल है। इतना सुनते ही अमन राजा के परिसर की ओर चल दिया। राजा के परिसर में पहुंचकर
जब उसने देखा कि परिसर के बहुत सारे हकीम वैद्य बेटी को ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो एक कोने में खड़ा होकर सभी हकीम वैद्यों की गतिविधियों को देखने लगा। हर रोज की तरह हकीम वैद्य शाम को हताश होकर अपने अपने घर लौटने लगे। तो अमन ने राजा के मंत्री से कहा, महोदय, सभी अपना अपना प्रयास कर चुके हैं, थोड़ा सा मौका मुझे भी दिया जाए। जिस पर मंत्री ने अमन का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। तो राजा बोला, ठीक है, अमन को बुलाया जाए। अमन को बुलाने पर राजा ने कहा, बोलो अमन, निवारण हेतु क्या करना होगा? तो अमन बोला, महाराज, मुझे एकांत में आपकी बेटी कनक के साथ एक रात ठहरने की इजाज़त दी जाए, जिससे मैं बीमारी के किसी नतीजे पर पहुंच सकूं। राजा ने अमन की बात को मान लिया और शाम होते ही एक रात अपनी बेटी कनक के साथ कक्ष में ठहरा दिया। अमन कनक के कुछ फासले पर कुर्सी डालकर बैठ गया और पहरेदारी करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई कनक के मुंह से एक नागिन निकलती है और परिसर में होते हुए जंगल की ओर चली जाती है। नागिन के चले जाने के बाद अमन ने कनक को जगाकर स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो उसने अपने आप को स्वस्थ बताया। इसके बाद अमन ने कनक को सो जाने को कहा और बेटी घनी रात होने के कारण पुनः सो गई और अमन मुस्तैदी से अपनी कुर्सी पर जा बैठा और 4 बजे के आसपास नागिन लौटी और कनक के मुंह के रास्ते पेट में घुस गई। मुस्तैद बैठा अमन यह सब देख रहा था। सवेरा हुआ, राजा सहित परिसर के बाकी लोग अमन के पास पहुंचे और अमन से पूछा, अमन, किसी नतीजे पर पहुंचे कि नहीं? तो अमन ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन उपचार के लिए मुझे एक रात और चाहिए और कुछ सामग्री चाहिए। तो राजा ने बेटी के स्वस्थ होने की आशा की खुशी में राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, अमन को जो कुछ चाहिए सब दिया जाए। जी महाराज। मंत्री ने अमन से सामग्री के बारे में पूछा तो अमन बोला, मुझे एक 10 फीट लंबा, मोटा, अंदर से साफ किया हुआ, एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद, खुले मुंह की डांट सहित बांस चाहिए और एक रात का उसी तरह एकांत में समय चाहिए। मंत्री ने सारा सामान आनन फानन में तैयार कराया और अमन को दे दिया। अमन शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही उसी तरह पुनः मुस्तैदी पर बैठ गया और रात के 12 बजने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात के 12 बजने को हुए तो अमन ने बांस को उठाया और लड़की के मुंह पर लगाकर बैठ गया और नागिन के निकलने का इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते ही जैसे ही नागिन निकली और बांस में घुस गई तो अमन ने तुरंत कसकर डांट लगा दी और नागिन को बांस में बंद कर लिया। इसके बाद बांस को कोने में खड़ा कर दिया और आराम से सो गया। सुबह होने पर राजा का परिसर के बाकी सदस्यों के साथ पुनः आगमन हुआ। अमन को सोते हुए पाया। मंत्री ने अमन को जगाया और राजा ने पूछा, अमन, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? तो अमन बोला, हाँ महाराज, मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन एक काम अभी बाकी है, उसे अपने सैनिकों के द्वारा कराना है। तो राजा बोला, क्या काम बाकी है? इस पर अमन बोला, महाराज, कोने में रखे हुए बांस को ले जाकर अपने सैनिकों द्वारा इस बांस को अच्छी तरह कुटवा दो। राजा का इशारा पाते ही सैनिक बांस को ले गए और मोंगरियों से बांस को कूट दिया, जिसमें नागिन कुचलकर मर गई। इसके बाद अमन ने राजा से कहा, महाराज, अब आप अपनी बेटी कनक को जगाइए और स्वास्थ्य के बारे में पूछिए। राजा ने बेटी को जगाया और स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो बेटी सामान्य स्थिति में जागी और खिले हुए चेहरे से पिता से मिलने के बाद मां के पास चली गई। राजा ने अपनी बेटी कनक को स्वस्थ स्थिति में पाया तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और राजा ने अपनी शर्त के मुताबिक अपनी बेटी कनक का विवाह अमन के साथ कर दिया और आधा राज्य देकर राजा बना दिया और अमन कुछ समय राजा के पास बना रहा। इसके बाद अमन अपना राज्य अपने ससुर को देकर अपनी रानी कनक के साथ वापस अपने परिवार के पास उज्जैन आ गया, जहां 6 भाभियों के साथ परिवार के बाकी सदस्यों के द्वारा अमन और कनक का भव्य स्वागत होता है और अमन और कनक
अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। उज्जैन नगर से बाहर सीमा के समीप हर साल मेला लगता था, जिसमें बर्गासुर नाम का दानव, जो 13 विद्या निधान एवं बड़ा ही ताकतवर था, जो हर साल मेले में आता था और अपनी विद्या से मन भाई लड़की को मक्खी बनाकर अपनी जटा में लगा लेता था और अपहरण करके ले जाता था और अपनी गुफा में ले जाकर 7 तालों के भीतर बंद कर देता था। हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा था, जिसमें 6 भाभियाँ कनक को मेला देखने को ले गईं और मेला देखने लगीं। मेले में बर्गासुर दानव भेष बदलकर अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था। जैसे ही बर्गासुर की नज़र कनक पर पड़ी तो बर्गासुर को कनक भाग गई और कनक को अपनी विद्या से मक्खी बनाया और अपनी जटा में लगा लिया और वहां से अपने स्थान असुरपुर में बनी अपनी गुफा की तरफ चल दिया। प्रिय दोस्तों, कहानी का बॉम्बशेल ये है कि कहानी में दिए गए 3 सवालों के सही जवाब देने वाले लकी 3 विनर्स को सबक इंडिया की ओर से गिफ्ट प्राइज के साथ साथ कहानी के अंतिम भाग में नाम भी शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।